आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम जैसे पिछले पीरियड में हमने भारतीय आर्य भाषाओं का हमने उल्लेख किया था और उनमें से एक भाषा जो जिसकी हमने विस्तृत चर्चा की है, इसका विस्तार देखा, वो थी सिंधी भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो संख्या हमने इसके पहले के पीरियड में आपको बताई थी वो 13 है। उसमें से एक भाषा हो गई। आज हम अगली भाषाओं पर चर्चा करेंगे। दूसरी भाषा है वह है लहंदा। लहंदा जो पंजाब प्रदेश में ये बोली जाती है। आज का जो पंजाब है उस पंजाब के पश्चिम विभाग में बोली जाने वाली यह भाषा है और इसका विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। मैंने कहा कि किसी न किसी आर्य भाषा का विकास जो है वो किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ ही। यह जो है पैशाची अपभ्रंश भाषा से इसका विकास हुआ है या ये विकसित है। इसे ही पश्चिम पंजाबी भी कहते हैं। केवल लहंदा ही नहीं, कोई कई बार ऐसा होता है कि हमारे ये नाम समझ में नहीं आता है तो हम इसको पश्चिमी पंजाबी भी कह सकते हैं। यह प्रमुख रूप से शाहपुर जो पंजाब में जिला पड़ता है, शाहपुर जिले में जो बोले जाने वाली लहंदा भाषा है या पश्चिमी पंजाबी है, यह परिनिष्ठित मानी जाती है। परिनिष्ठित यानी शुद्ध रूप में जो है ये बोली जाती है। इसकी कई बोलियां प्रमुख हैं। जैसे मैंने कहा कि भाषा अगर बन जाती है तो उस भाषा में कई उपभाषाएं होती हैं और उस उपभाषाओं में कई बोलियां होती हैं और उन बोलियों में कई उपबोलियां होती हैं। तो जो भी भाषा आएगी उसमें बहुत सारी बोलियां आएगी क्योंकि भाषा बनती सशक्त इसी कारण है कि उसमें कई बोलियां और उपबोलियां आती हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से जो बोलियां आती है वो है पाठवरी, ऊंची, चिभाली आदि जो है इसमें प्रमुख है। और चूंकि ये सिंध प्रदेश से बिल्कुल पास ही है क्योंकि पंजाब हमने देखा पंजाब और सिंध लग कर ही है, गुजरात, पंजाब, सिंध। तो इस कारण क्या होता है कि आज भी देखिए आप पंजाबी में आपको कई अरबी और फारसी के शब्द इसमें भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमने पहली जो भाषा थी सिंधी उसमें देखा, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको जो है अरबी और फारसी भाषाओं के कई शब्द जो है इसमें दिखाई देंगे क्योंकि इसके प्रयोक्ता भी अधिकतर सूफी लोग रहे हैं। इसलिए आज जो पंजाबी अगर कोई बोलता है तो उसमें देखिए बहुत सारे शब्द आपको जो है अरबी, फारसी या उर्दू से संबंधित मिलेंगे या जैसे के वैसे ही शब्द उसमें मिल जाते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है। और ये जो लिखी कहने जाती है इसकी अपनी स्वतंत्र लिपि है। जैसे मैंने कहा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब जो आ ई यू जो है स्वर्णमाला या वर्णमाला जिसको हम कहते हैं वो देवनागरी लिपि है। मतलब जिसमें लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। अंग्रेजी की जैसे रोमन लिपि है ना, उर्दू की अरबी फारसी लिपि है। उस तरह से ये जो लहंदा या पश्चिमी पंजाबी है यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी याद में रखिए। और इसके कई रचनाकार हुए इस भाषा के। यूं कहूं कि कई संतों ने इस भाषा का प्रमुख प्रयोग किया है या मुख्यता से प्रयोग किया है, जिसमें यह नाम आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि संत गुरु नानक जो प्रमुख संत कवियों में आते हैं, जो सिख समुदाय के संत एवं गुरु महात्मा जिनको कहा जाता है, गुरु नानक ने भी अपने जो वचन है, अपने जो प्रवचन है इसी भाषा में दिए हैं। इनके बाद आते हैं संत फरीद बाबा, उसके बाद वारिस शाह आदि बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख है।
बाबा फरीद, शकरगंज जिसको कहा जाता है, वारिस शाह और गुरु नानक प्रमुख रूप से ये जो प्रमुख कवि माने जाते हैं इसी पश्चिमी पंजाबी के। तो यह थी लहंदा, या हम इसको पश्चिमी पंजाबी भी कह सकते हैं। इसके बाद तीसरी, हमने कहा इसके पहले पश्चिमी पंजाबी की थी, अब तीसरी जो भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वह है पंजाबी। जाहिर बात है जब हम नाम इसका पंजाबी ले रहे हैं, तो पंजाबी कह रहे हैं, तो इसमें से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वतंत्र भारत के पंजाब प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, सीधा ही इसका अर्थ है। और इसका विकास पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। फिर एक बार दोहराऊं, इसके पहले भी मैंने दोहराया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किसी न किसी अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। तो पैशाची अपभ्रंश से विकसित यह भाषा है। इसे ही सिक्खी मतलब सिख समुदाय द्वारा प्रयोग में आने के कारण इसे सिक्खी भी कहते हैं, या इसको गुरुमुखी भी कहते हैं। गुरु नानक देव ने भी इसका बाद में प्रयोग किया है, इसलिए इसको गुरुमुखी भी कहा जाता है। और इसकी प्रधान जो बोली रही है वो है डोगरी। इसकी प्रधान बोली, कई बोलियां आती हैं लेकिन जो प्रमुख बोली है वो डोगरी लिपि है। और पंजाब का जो निखरा रूप है, सर्वोत्कृष्ट रूप, जिसको हमने एक शब्द का प्रयोग किया था परिनिष्ठित, परिनिष्ठित मानक शुद्ध, तो इसका शुद्ध रूप जो है आपको पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में या अमृतसर जिले के आसपास के विभागों में जो बोली जाती है पंजाबी, जहाँ सर्वोत्कृष्ट पंजाबी है, शुद्ध है, या यूं कहूं कि परिनिष्ठित पंजाबी आप जो है वो अमृतसर के आसपास बोली जाती है। इसकी लिपि गुरुमुखी है, इसकी भी लिपि गुरुमुखी है। जैसे हमने कहा कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, गुजराती लिपि में लिखी जाती है, वैसे पंजाबी पंजाबी लिपि में नहीं बल्कि गुरुमुखी लिपि में यह लिखी जाती है। और इसका जो साहित्य है, या इस भाषा में जो हमें साहित्य मिलता है वह लगभग 1300 शती से 1300 शती है ना, 100 साल जिसको हम कहते हैं, 1300 ईस्वी सन में इसमें मिलता है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो ग्रंथ या महान हम कहेंगे ग्रंथ मिलता है वो है गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथ है सिख समुदाय का। और यह किस भाषा में लिखा गया है? यह पंजाबी भाषा में ही लिखा गया है। और किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। तो इस तरह से यह पंजाबी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसके बाद चौथी भाषा है गुजराती। फिर एक बार जैसे पंजाबी भाषा रही है उस प्रकार से इसके लिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये कहाँ बोली जाती है। हाँ बिल्कुल सही, यह गुजरात प्रदेश की भाषा जाहिर बात है गुजराती कहलाती है। और यह शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। शौर सेनी अपभ्रंश जो हमने देखा, मागधी, अर्धमागधी, शौर सेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, इस तरह से यह जो है यह शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। और इसमें भी कई उपभाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं। इसकी प्रमुख बोलियों में है झालावाड़ी, सोरठी, गोहिलवाड़ी एवं काठियावाड़ी। काठियावाड़ का जो प्रदेश जिसको काठियावाड़ी कहते हैं ना, सोरठी या गोहिलवाड़ी का प्रदेश है गोहिल का, वहां पर गोहिलवाड़ी भी बोली जाती है। इस सभी बोलियों को मिलकर यह भाषा बनी है गुजराती। और इसमें जो है पंजाबी साहित्य से पहले, मतलब पंजाबी साहित्य 1300 शती से हमको मिलता है। तो यह इसमें जो गुजराती में जो है वो 12वीं शती से ही इसमें साहित्य मिलने का प्रारंभ होता है।
यह मिलता है। और इसमें यदि मैं सर्वोच्च नाम अगर मैं आपको गिना दूं जो के व्याकरण के लिखने वाले हैं या महानुभव महात्मा आदि भी मैं इनको कह सकता हूं, वो है हेमचंद्र। और हेमचंद्र जी ने जो भाषा का व्याकरण लिखा है वो इसी भाषा में मिलता है। इसके साथ साथ इसमें कई रचनाकार भी हुए हैं जो अमर रहे हैं। उनमें है प्रेमानंद जी, रेवा शंकर जी, नाना लाल जी, कन्हैया लाल जी, मानिक लाल जी, मुंशी काका कालेलकर जी, उमा शंकर जोशी जी आदि जो है इसमें प्राचीन एवं आधुनिक जो है ये गुजराती भाषा के साहित्यकार प्रसिद्ध हैं। गुजराती लिपि या गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है, तो जैसे मैंने पहले पंजाबी के समय उल्लेख किया था इसका, वह इसकी स्वतंत्र अपनी लिपि है जिसको हम गुजराती लिपि कहते हैं। तो यह जो है गुजराती लिपि में लिखी जाती है जो कैंची लिपि से काफी समानता रखती है। एक लिपि का नाम है कैंची लिपि और उसके काफी निकट जो है यह लिपि है जिसका नाम है गुजराती लिपि। तो ये गुजराती भाषा का हमने परिचय दिया है। इसके बाद पांचवी भाषा हम देखेंगे जिसका नाम है मराठी। यह भी एक प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में, ये इन 13 भाषाओं में जो कुछ प्रमुख भाषाएं रही हैं उसमें भी कई प्रमुख भाषाएं हैं। उसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बंगाली के साथ साथ मराठी भाषा का भी विशेष योगदान रहा है। और यह भी सर्वोत्कृष्ट कुछ भाषाएं भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें मराठी का भी स्थान इसमें अग्र क्रम से लिया जाता है। अब मुझे शायद यह कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि मराठी कहाँ बोली जाती है, किस प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस जिले में हम रहते हैं उसका नाम भीड़ है ना, जो महाराष्ट्र का ही एक जिला है। और अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को मराठी कहते हैं। यह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित है। देखिए, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से केवल एक ही भाषा विकसित हुई है, वह है मराठी। तो यह महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है और मुंबई, नागपुर, यहां तो मराठी बोली जाती है, लेकिन इसका सर्वोत्कृष्ट रूप या परिनिष्ठित शुद्ध रूप में ये पुणे जिले में बोली जाती है। मतलब पूना या पुणे जिले में बोली जाने वाली मराठी को सर्वोत्कृष्ट मराठी, शुद्ध मराठी कहा जाता है। इसकी कई बोलियां हैं। देखिए, मराठी तो केवल मराठी भाषा है क्या? नहीं, इसमें भी कई बोलियां आपको दिखाई देंगी। आज ये अलग अलग विभाग में इसकी बोलियां आज भी प्रचलित है, लेकिन जब कोई समग्रता की बात करता है, जब पूरे महाराष्ट्र की बात करता है तो वो मराठी का प्रयोग करेगा। लेकिन इसमें भी कई बोलियां आती हैं जिसमें वराडी है जो विदर्भ में बोली जाती है, मराठवाड़ी है जो मराठवाड़े में बाकी जगह बोली जाती है, कोकण है वहां पर कोकणी बोली जाती है ना। तो इसकी जो है बोलियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से आती है कोकणी, क्योंकि कई लोग, बहुत अधिक लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। यदि आप कोकण जाते हो तो वहां पर लोग कोकणी, आपस में कोकणी बात करते हैं, कोकणी बोलियों का ही प्रयोग करते हैं। चूंकि आपको यदि ये समझ में नहीं आती तो मराठी का भी प्रयोग करते हैं। ओके, इस कोकणी के भी कई शब्द मराठी भाषा के या मराठी के भी कई शब्द जो है इस मराठी भाषा में आए हैं या उस बोली में समाहित
है। और इसकी जो प्राचीन लिपि है वो है मोड़ी लिपि, जो शिवाजी महाराज के समय में ये चलती रही। यदि मैं आपको याद दिला दूं तो इतिहास के किताब में जो पीछे का जो पन्ना होता था उसमें एक पत्र लिखा होता था, वो मराठी में नहीं बल्कि मोड़ी लिपि में लिखा जाता था। मतलब शिवाजी महाराज के समय पत्र व्यवहार की भाषा मोड़ी रही है, आपकी जगह लिपि जो है वो मोड़ी रही है। लेकिन आज इसका प्रयोग हमको नहीं मिलता है। आज मराठी देवनागरी में ही लिखी जाती है। और इसके प्राचीन कवियों में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ पर सही नहीं होगा, लेकिन कुछ एक संतों का उल्लेख तो यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत जनाबाई, संत सोहराबाई, संत चोखा मेला, संत कर्म मेला, बहुत सारे संत। लेकिन जो आदि संत हैं, जो संत नामदेव जी हैं, संत तुकाराम महाराज हैं, संत ज्ञानेश्वरी हैं, ज्ञानेश्वर, ये जो है इसके प्राचीन प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने काफी अभंग लिखे हैं, ये सभी समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों के लिए, अपने अभंगों के लिए, अपने पदों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है मराठी, जो प्राचीन काल से ही हमको ये दिखाई देती है। इसके साथ साथ यदि आधुनिकता की बात करें तो रामदास जी हैं, राम जोशी जी हैं, अत्रे जी हैं, फड़के जी हैं, मिस्टर खाटेकर जी हैं, कुसुमाग्रज हैं। बहुत सारे आधुनिक युग में आपको इसके कवि मिलेंगे। और आज भी कई ऐसे साहित्यकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, कवि हैं। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उसमें आपको कई लोग इसमें मिल जाएंगे जो आज भी इसमें जो है साहित्य की रचना कर रहे हैं। मतलब आधुनिक मराठी साहित्य जो है वो काफी उभार पर है, बहुत बहुतायत में है। इसकी संख्या भी आज जो है यह बहुत है। इस तरह से ये मराठी भाषा का परिचय हुआ है। छठी भाषा है उड़िया। उड़िया हमारे स्वतंत्र हिंदुस्तान में एक प्रदेश है जिसका नाम है उड़ीसा। तो जाहिर बात है उड़िया जो है वह उड़ीसा प्रदेश की भाषा है। देखिए अधिकतर भाषाओं का नामकरण जो है उस प्रदेश के नाम पर ही किया गया है। तो उड़िया उड़ीसा प्रदेश या ओडिशा प्रदेश की भाषा है और यह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के ऊपर का हिस्सा है उड़ीसा। यदि हम भौगोलिकता की बात करें, जिसे हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप देखते हैं तो उड़ीसा की जो सीमा है वो बंगाल से सटकर है। इसलिए इनकी भाषाओं में अधिक अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। उड़िया भाषी पंजाबी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, पंजाबी भाषी उड़िया भाषा को या भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लेता है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें द्रविड़ और मराठी भाषा के भी कई शब्द आए। देखिए द्रविड़, जो कि आर्य लोग वहां पर गए नहीं है। द्रविड़ और मैंने कहा कि मराठी भाषा, मराठी का तो ठीक है ये आर्य भाषा है, लेकिन द्रविड़ भाषा मतलब एक परिवार है, द्रविड़ परिवार। किसको कहते हैं द्रविड़ परिवार? द्रविड़ परिवार में जो दक्षिण के प्रदेश है, दक्षिण प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं यह द्रविड़ परिवार में आती है। मतलब तेलुगु, तमिली, मलयालम, पौंडीचेरी, कई भाषाएं एक समान है, आप देखिए। तो इनको द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहते हैं।
इनकी और मराठी के द्रविड़ परिवार एवं मराठी के कई शब्द जो है आपको इस बोलियों में दिखाई देते हैं। इसमें अधिकतर उपभाषाएं एवं बोलियां तो हमें अधिक नहीं मिलती, क्योंकि ये छोटा प्रदेश है, इसलिए अधिक इनकी बोलियों की संख्या अधिक क्या, मैं तो कहूँगा इसका कोई ज्यादा उल्लेख भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हाँ, इसका साहित्य जो है मुख्य रूप से जो मिलता है वह कृष्ण साहित्य या कृष्ण भक्ति पर आधारित है। मतलब इन्होंने या इन भाषा के कवियों ने कृष्ण के जीवन पर या कृष्ण साहित्य पर जो है यह अधिक लिखा है, और इसकी स्वतंत्र अपनी लिपि है। जैसे हमने हर भाषा के लिपि का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है, तो उड़िया की अपनी स्वतंत्र लिपि है, जिस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। जैसे हमने कहा था कैथी लिपि है, देवनागरी लिपि है, मोडी लिपि है, गुरुमुखी है ना, उस तरह से इसकी अपनी एक प्राचीन लिपि है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से जो है इसका प्रमुख रूप से विकास हुआ है या इसमें लिखी जाती है, और इसमें साहित्य अधिक नहीं है, लेकिन जितना भी साहित्य उपलब्ध होता है यह अधिकांश रूप से जो है कृष्ण भक्त पर आधारित है। हाँ, आधुनिक युग में कई प्रकार का साहित्य जो है हमको मिलता है। देखिए, जितनी भी आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक काल में सभी में हमको साहित्य उपलब्ध होता है, लेकिन हम विशेषकर प्राचीन साहित्य की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह इस तरह से उड़िया भाषा का हमने परिचय देखा। अब देखेंगे हम बंगाली भाषा। बंगाली, जाहिर बात है इसको बांग्ला भी कहते हैं, बांग्ला या बंगाली दो शब्द इसके लिए प्रचलित है। अधिकतर लोग बांग्ला शब्द का भी प्रयोग करना काफी पसंद करते हैं, है ना। और जाहिर बात है, जैसे नाम कहा, इसके पहले भी हमने देखा कि यह बंगाल की भाषा है। अब बंगाल से तात्पर्य क्या है? अविभाजित बंगाल। मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो बंगाल आया है उसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो पूर्वी बंगाल कहाँ पर है? पूर्वी बंगाल जो है एक स्वतंत्र देश बन गया है, बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं। तो बांग्लादेश और हमारे हिंदुस्तान में आने वाला पश्चिम बंगाल, तो अविभाजित बंगाल प्रदेश की भाषा बंगाली कही जाती है। और यह मागधी अपभ्रंश से, मगध प्रदेश की जो भाषा है मागधी, उस अपभ्रंश से जो है यह विकसित हुई दिखाई देती है। और इसमें भी दो रूप है, पूर्वी और पश्चिमी। जैसे मैंने कहा कि पूर्व में बांग्लादेश आता है और पश्चिम में हमारा पश्चिम बंगाल आता है। तो दो भागों में विभाजित है, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाली में जो बंगाल बांग्लादेश में बोली जाती है, जहां की राजधानी कैपिटल जिसको कहते हैं ढाका, यहाँ पर बोली जाने वाली जो बंगाली है इसको पूर्वी बंगाली कहते हैं। और कोलकाता, कलकत्ता नाम है, आज इसका नामकरण हो गया कोलकाता, तो कोलकाता में बोली जाने वाली यह पश्चिमी बंगाली भाषा है। साहित्य की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं में जितनी मराठी भाषा का साहित्य इतना प्रधान नहीं है जितना के बंगाली भाषा का साहित्य प्रमुख है। या मैं ये कहूं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बंगाली भाषा का महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित स्थान है। अधिकांश रूप में इसका प्राचीन भी और आधुनिक साहित्य भी हमको मिलता है। और यह माफ कीजिएगा, बंगाली भाषा ही है जिसमें आधुनिक जो साहित्य की विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में, सभी विधाएं मतलब साहित्य की विधाएं,
कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, कविता, महाकाव्य, खंडकाव्य, जितने मुक्तक, जितने भी साहित्य की विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में आपको ये बंगाली साहित्य मिलेगा। यूं अगर कह दे कि साहित्य की नवीनतम विधाओं का विकास भी जो है ये बंगाली साहित्य से ही माना जाता है। और यह प्राचीन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसे हम आधुनिक देवनागरी में नहीं लिखी जाती है, ये प्राचीन देवनागरी। प्राचीन देवनागरी से तात्पर्य क्या है? प्राचीन देवनागरी लिपि से यह है कि इसको हम जो है बंगला लिपि भी कह सकते हैं। मतलब बांग्ला भाषा, यह इसकी जो अपनी लिपि है वह कौन सी है? वह बांग्ला लिपि या बंगाली लिपि हम इसको कह सकते हैं। इसमें जो प्राचीन साहित्यकार होकर गए हैं उनका उल्लेख यहाँ पर आवश्यक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने कहा कि बंगाली या बंगला साहित्य जो है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें है कवि चंडीदास, चैतन्य जी महाप्रभु, राजा राम मोहन राय जो देश की आजादी में काफी महत्व रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, शरद चंद्र जी, ताराचंद जी आदि जो है इसके प्रसिद्ध कवि होकर गए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत जो नाम हमने यहाँ पर केवल प्राचीन कवियों का उल्लेख किया, इसलिए क्योंकि यह जितने भी प्राचीन कवि हैं ये आज भी इनकी रचनाएं, इनके विचार अमर हैं। बहुत बड़ी देन जो है भारतीय साहित्य को यदि किन साहित्यकारों ने दी है तो वह बांग्ला साहित्यकार रहे। बहुत अधिक देन जो है इनकी रही है। आधुनिक युग में भी इसका काफी विकास हुआ है। जैसे कि हमने पहले आपको कहा कि साहित्य की नवीनतम विधाओं का प्रयोग, साहित्य की नवीनतम विधाओं का विकास ही बंगाली भाषा से हुआ। इन्हीं बंगाली भाषाओं के विधाओं को देखकर परवर्ती भाषा के साहित्यकारों ने भी इस साहित्यिक विधाओं को अपनाया है, उसको आत्मसात किया और अपने साहित्य का सृजन किया, साहित्य की रचनाएं की हैं। तो इस तरह से यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भाषा है, वह है बंगाली, या हम इसको बांग्ला कहते हैं। तो हमने देखा आज के पीरियड में कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो बिंदु हमारा चल रहा है, या प्रमुख जो हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय, जिसमें हमने जो है आज देखा लहंदा, जिसको पश्चिम पंजाबी भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी भाषा का हमने परिचय आपको बताया, वह थी पंजाबी। उसके बाद तीसरी भाषा हमने देखी है गुजराती, तो गुजरात प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद पांचवी हमने भाषा आज जो देखी है वो है मराठी, जो महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। उसके बाद छठी भाषा हमने देखी वह उड़िया, जो उड़ीसा प्रदेश की भाषा है। और आज जो हमने जो भाषा देखी है अंतिम जो सातवीं थी वो बंगाली, या जिसको बांग्ला, आज इसका नामकरण बांग्ला हुआ है, यह हमने भाषा देखी है। यदि कुछ चीजें आपके स्मरण में न रही हो या तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमने भी पूछ सकते हैं, अभी हमारे लिए समय है। यदि कुछ प्रश्न अभी नहीं है
तो आप हमें बाद में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आपको ये पीरियड या ये जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए जिन जो बाकी की भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं उनका सामान्य परिचय हम अगले पीरियड में लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।